जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जियांग इल्यूजन में फंस चुका था, लेकिन वो किसी तरीके से इल्यूजन में बाहर निकल चुका होता है। जैसे वो बाहर निकलता है, पर्पल उसे देखती है और कह रही होती है, जियांग फाइनली तुम इल्यूजन से बाहर निकल ही गए। जियांग उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम बाकी सभी लोगों के साथ नहीं गई। पर्पल बताती है कि जियांग बहुत देर से ही इल्यूजन में फंसा हुआ था, तो इसे डर लग रहा था कहीं इसके साथ कुछ हो ना जाए। वैसे ऑरेंज और लिंगर यहाँ से पहले ही आगे जा चुके हैं, रास्ता देखने के लिए गए हैं कि कैसा रास्ता है आगे का। जियांग उसे अपना पेंडेंट दिखाता है और कह रहा होता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे तुम इस पेंडेंट को रिपेयर कर सको, क्योंकि जब से ये टूटा है मैंने बहुत सारे तरीके ढूंढे रिपेयर करने के, लेकिन ये रिपेयर नहीं हुआ। वहां पर्पल इससे कुछ सवाल जवाब पूछना चाहती थी, लेकिन फिर वो ये कह के सोच के टाल देती है कि नहीं, मुझे इससे और ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछना चाहिए, हो सकता है ये पेंडेंट इसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। बताने लगती है ये कोई नॉर्मल जेड पेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस पेंडेंट में बहुत सारे तरीके के अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे रिपेयर करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन सिर्फ एक रास्ता हो सकता है, अगर ये लोग एंशिएंट स्नो फ्लावर ग्रास को ढूंढ लेते हैं तब हो सकता है तो ये रिपेयर हो जाए। तभी जियान उसे हटाता है और कहता है, जरा संभल के। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो चुका होता है। इधर हमें एक बीच को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग सीधा समुद्र की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और ये दोनों छुप छुप कर उन लोगों को देख रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि जियांग और पर्पल को तो अभी तक आ जाना चाहिए, लेकिन वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं। वैसे लिंगर कहती है कि क्या वो लोग उन लोग को इल्यूजन कंट्रोल कर रहा है। ऑरेंज कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उन लोग को इल्यूजन ही कंट्रोल कर रहा है, इसलिए तो वो लोग अब सीधे आगे बढ़ रहे हैं। तभी वहां पर एक बहुत बड़ी लहर उठती है और उसे डर लग रहा होता है कि अब ये लोग क्या है, लेकिन ये जानता था कि इसके पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए यहाँ से भागता भी नहीं है। वो लहर इनके पास आती ही नहीं है, वो भी शायद एक तरीके का इल्यूजन ही था। ऑरेंज को ये समझ आ चुका होता है कि यहाँ पर कोई खतरा है, ये कोई इल्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। तो लिंगर कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, आखिर कोई मॉन्स्टर ही तो होगा, और होगा भी तो कितना बड़ा होगा, छोटा ही सा तो होगा, रुको मैं उसे संभाल लूंगी। लेकिन जब मॉन्स्टर बाहर निकलता है तो वो कुछ ज्यादा ही बड़ा निकल जाता है। मॉन्स्टर कह रहा होता है कि तुम दोनों को अब मेरे प्लान्स के बारे में पता चल ही गया है, तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी स्किन को उतारूंगा, उसके बाद हो उसके बाद सोक करूंगा पानी में, बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसने ऑरेंज को पकड़ भी लिया होता है। ऑरेंज उसका ध्यान भटकाने के लिए बस उससे ऐसे ही कुछ कुछ बातें करने लगता है। वो ऑक्टोपस भी बहुत बातूनी होता है, वो भी उन दोनों से पूरी अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है, क्योंकि वैसे भी मारने वाला था। तभी हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है जो उस ऑक्टोपस के सर पे लगता है जोर से। यहाँ जियांग होता है और कह रहा होता है, क्या तुम भी दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हें ये मैजिक वेपन याद है जिससे तुम पहले बहुत ज्यादा डरा करते थे। ऑक्टोपस उन दोनों को वापस से फेंक देता है और कहता है, सबसे पहले तो मैं तुमसे निपटूंगा, मैंने तुम्हें इतने सालों से नहीं देखा है, और देखो अब जब तुम मिले हो तो अपने आप को कितना बड़ा दिखा रहे हो, जैसे कितने ज्यादा पावरफुल हो तुम। जियांग भी बिल्कुल यही बात कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा है, लेकिन देखो अभी भी तुम वैसे ही भद्दे वाले ऑक्टोपस हो, कुछ भी तो नहीं बदला है। वो कहता है, चुप रहो, मैं तुमसे और मैं ही अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रहा हूँ, मुझसे ये काम कोई और करवा रहा है। जियांग कहता है, पहले तो वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी और अड़ियल था, मुझे नहीं लगा था कि वो किसी का सबॉर्डिनेट बन सकता है या किसी और के लिए काम भी कर सकता है। अगर उसके रास्ते को देखा जाए तो अगर वो फेरी लैंड में वापस लौट जाता है तो बीस्ट मास्टर के तौर पर वो एक अच्छा इंसान रहेगा, और साथ ही साथ रेपुटेशन भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी उसकी। वैसे अब हजारों साल बीत चुके हैं और वो है तो अभी भी गोल्डन स्टेज में ही। ऑक्टोपस को तो ऐसे भी जियांग से दुश्मनी ही थी, क्योंकि ये लोग हजारों साल पहले भी मिले थे और अच्छे दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं थे। जियांग अपने प्लेट को बाहर निकाल लेता है और उसे दिखा रहा होता है, लेकिन वो ऑक्टोपस कहता है, तुम इस छोटे से प्लेट से मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम बहुत कमजोर हो मेरे सामने। जियांग उससे कहता है कि हजारों साल पुराने मॉन्स्टर, मैं तुम्हें ये चीज बहुत पहले से दिखाना चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आज मैं तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा और तुम हैरान हो जाओगे। वो अपने किटन वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, मैं मैं जानता हूँ तुम बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारे मरेडियंस किसी काम के नहीं है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, वो मुझे दे दो। इधर ये लोग देख के हैरान होते हैं कि आखिर ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्यों आ गया। पर्पल हमें बताती है कि असल में जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो सोचते हैं कि अगर वो इमॉर्टल बन जाएंगे तो इमॉर्टल बनने के बाद जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, कल्टीवेशन फिर उन्हें नहीं करना पड़ेगा, लेकिन गलत बात होती है ये। जो इमॉर्टल्स होते हैं वो भी कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी पावर को आगे बढ़ाना रहता है। और जब से नया एम्पायर बना है हेवन का, जो थ्री रियलम्स पे जिसने कब्जा करके रखा है, उसने सारे प्रैक्टिस बुक्स को जला दिया है, तो अब कोई भी जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन नहीं कर पाता है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। मगर मैंने सुना है कि अभी भी कुछ कुछ ऐसे रास्ते हैं जिससे इमोर्टल्स भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, और उसमें से एक है वही मैजिक वेपन के बारे में होता है कि अगर आप उसके ऊपर ब्लड डालेंगे, फिर कैसे कैसे आप बोलेंगे तो आप फिर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। ये मुश्किल होता है। अब जियांग को उस वेपन की जरूरत पड़ेगी कि वो अपने सोल को रिफाइन कर सके। तभी पर्पल कहती है, शायद तुम ये भूल गए हो कि उसके मास्टर गॉड ऑफ माउंटेन है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो इमोर्टल वर्ल्ड में था तब उसे ये बात पहले से ही पता थी कि वो इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और साथ ही साथ फूजू का भी, क्योंकि वो वहां पर बैन थी। लेकिन अब वो इसका इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि वो इमोर्टल रियलम में नहीं है। हमें दिखाया जाता है जियांग के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है और उसके चारों तरफ घूम रहा होता है बॉल बनाकर, और जियांग कहता है, आज से तुम लोग मुझे बुलाना बैक सी कैट। अब
हमें बताया जाता है कि पहली बार उसके अंदर से वो ड्रैगन बाहर निकला है, क्योंकि ये कैट ही उसका ओरिजिनल फॉर्म है और अब वो कामयाब भी हो चुका है। लेकिन ऑक्टोपस को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जियांग काफी देर कर रहा था और कह रहा होता है ऑक्टोपस उससे कि तुम यहाँ इस बॉल के अंदर छुप के क्या करना चाहते हो, बाहर निकलो और मेरा सामना करो। तब वो ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ऑक्टोपस खुश होता है, फाइनली अब तुम अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गए, तुम्हें मारने में मजा आएगा। जियांग सोच रहा होता है ये ऑक्टोपस पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बोलना बंद नहीं कर रहा है, लगता है इसे मारना ही पड़ेगा। ऑक्टोपस हमला करता है, लेकिन जियांग अपने एक ही उंगली से उसके हमले को रोक लेता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारा इस डल अपोनेंट ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुम इसे नहीं मार सकते हो। लेकिन वो ऑक्टोपस हार नहीं मानता, बार बार मारने की कोशिश कर रहा होता है। जियांग अपनी एक ही उंगली से उसे रोक कर रखता है, फिर एक मैजिक कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऑक्टोपस छोटा हो चुका होता है, बहुत ज्यादा छोटा। जियांग उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो लोग गायब हो रहे हैं आखिर वो कहाँ पर जा रहे हैं, या फिर तुम उन्हें कहाँ पर ले जा रहे हो। ऑक्टोपस कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये सारी बातें इतनी आसानी से बता दूंगा, नहीं मैं नहीं बताने वाला हूँ। तभी वो लड़की आती है और वो ऑक्टोपस के सर को सहलाने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो उस लड़की का अच्छा दोस्त बन जाता है। ऑक्टोपस को भी मजा आ रहा होता है, तो अब वो बताने के लिए तैयार था। ऑक्टोपस उन्हें सारी बातें बता देता है कि आखिर वो सारे लोग कहाँ पर गायब हुए और कह रहा होता है जरा वो मसाज फिर से करना, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग पानी के नीचे आ चुके हैं और ये लोग पानी के अंदर सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल तरीके के सीड को खाया है, जिससे ये पानी में भी सांस ले सकते हैं। और बहुत सारे जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने भी उसी सीड का इस्तेमाल किया है और वो लोग गए हैं एक गहरी गुफा के अंदर। पर्पल बता रही होती है कि अभी भी इस दरवाजे को खुलने में थोड़ा बहुत वक्त बचा हुआ है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ आसपास कोई जगह देखें और वहीं पे आराम कर लेते हैं। फिर बाद में दिखाया जाता है वो लोग एक केव के अंदर जाते हैं, वहीं पे बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर पर्पल जियांग से पूछ रही होती है कि मैंने देखा तुमने अपने इमॉर्टल सील को हटा लिया है और अपने अंदर के ड्रैगन को भी बाहर निकाल लिया, कि तुमने ऐसा कैसे किया है, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे ऊपर वो जो सील लगा हुआ था एम्पायर ने लगाया था, तुम कल्टीवेशन कैसे किया करते थे। वही उससे तरह तरीके के सवाल पूछ रही होती है कल्टीवेशन के बारे में, और फिर ये बता रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। और फिर ये सब इतना जो लंबा पैनल देख रहे हैं इसमें यही सारी बातें चल रही होती है, जहां पर जियांग उसे बता रहा होता है कि वो कैसे यहाँ पे भी कर सकता है कल्टीवेशन, वहां पे भी कर सकता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। और वो लड़की कह रही होती है क्या तुम सच कह रहे हो। हाँ वो कहता है ये तो जाहिर सी बात है, देखो ऐसे ऐसे एक्सचेंज करके हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसे एकदम झटका लगता है, वो कह रही होती है इसका मतलब मैं ही पागल हूँ जो समझ रही थी इतने दिनों से ऐसा हो सकता है। जियांग कहता है कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। देखो दोस्तों ये कॉमिक ना बोरिंग होती जा रही है, लेकिन तुम लोग को जिसको ये कॉमिक पसंद है तुम लोग चिंता मत करना, मैं एक नया कॉमिक शुरू करने जा रहा हूँ कल 2:30 बजे यानी 2:30 पे वो आ जाएगा। इसका इसका एपिसोड डेली लाता रहूंगा, ठीक है, एक दो एपिसोड इसका भी डेली लाता रहूंगा। वैसे भी ये इसका एपिसोड पूरा फिनिश ही है, ज्यादा चैप्टर का भी ये नहीं है और इसका फिनिश हो जाएगा, तुम लोग चिंता मत करना, हर दिन इसका आते रहेगा। कल नया कॉमिक ला रहा हूँ उसे भी देख लेना। हाँ तुम लोग को जिसको पसंद है ये भी देखना, ये भी आता रहेगा, लेकिन इसका एक ही एपिसोड आएगा एक दिन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है पता है, इसीलिए एक्सप्लेन करने का मन भी नहीं कर रहा है। ठीक है तो तुम लोग समझ सकते हो, जब एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता है तो जबरदस्ती नहीं किया जाता है, लेकिन सिर्फ तुम लोग के लिए डेली एक एक वीडियो इसका, ठीक है, मंजूर है ना। ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कल देख लेना नया वाला वीडियो।